नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट वन, आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। और न्यूज एट वन में आज की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जो राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिहाज से काफी प्रभावशाली है, उन पर एक एक करके खबरों को नजर से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां पर कट्टरपंथ लगातार हावी होता जा रहा है और इसी कट्टरपंथी सोच की वजह से, इस्लामोफोबिया की वजह से वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो हिंदू समुदाय है, वो वहां पर बड़ी दिक्कत में पेश आ रहा है। लगातार इस्कॉन टेंपल के जो तमाम अनुयायी हों या फिर अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए लोग, उनकी जीवन शैली बिल्कुल नरक होती हुई नजर आ रही है। जगह जगह जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, अमानवीय व्यवहार हो रहा है, और उसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को लेकर हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक उनके हक की मांग उठ रही है। तो बड़ी खबर, भारत बांग्लादेश के बीच तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार का भारत के साथ संबंधों पर बयान सुर्खियों पर है। तौहीद हुसैन ने कहा कि शेख हसीना के जाने के बाद रिश्ते बदले हैं। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार ने उल्टा कई आरोप लगा दिए कि शेख हसीना सरकार जब से समाप्त हुई, उसके बाद भारत का रुख बदल गया है। भारत हीन भावना के साथ बांग्लादेश को देख रहा है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत हो रही है। एक तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज के साथ इतने बर्बर व्यवहार किए जा रहे हैं, अमानवीय शोषण उनका किया जा रहा है। जो इस्कॉन टेंपल है, उनको कट्टरपंथ का अखाड़ा कहा जा रहा है। लगातार इस्कॉन टेंपल पर हमले हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हिंदू समुदाय से जुड़े जो बच्चे हैं, जो बहु बेटियां हैं, उनके साथ अमर्यादित व्यवहार हो रहा है। और उल्टा पाकिस्तान के विदेश सलाहकार, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश के विदेश सलाहकार भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत के चलते भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है वो तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंदू पुजारी की गिरफ्तारी को लेकर भारत के साथ कूटनीतिक तनाव के बीच विदेश मामलों के जो सलाहकार हैं तौहीद हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। हुसैन ने स्वीकारा कि 5 अगस्त के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों में बहुत बदलाव आया है और यह एक हकीकत है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए भारत को बांग्लादेश की दीर्घकालिक चिंताओं का समाधान करने की जरूरत है। हालांकि वो द्विपक्षीय हितों की रक्षा के साथ अच्छे संबंधों को लेकर आशान्वित हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत बदली हुई स्थिति को समझते हुए आगे बढ़ेगा। और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में तौहीद हुसैन है, यानी कि विदेश मामलों के प्रवक्ता सलाहकार, उनके क्या कुछ बयान निकलकर सामने। पहली चीज ये कि 5 अगस्त के बाद संबंधों में बहुत बदलाव निकलकर सामने आया। तौहीद हुसैन ने कहा कि भारत पर कई गंभीर वो आरोप लगा रहे हैं क्योंकि स्थितियां भारत की वजह से खराब हुई। वो यही पर नहीं रुके, उन्होंने उल्टा आरोप लगाते हुए कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की पहल भारत को करनी चाहिए। बांग्लादेश की जो दीर्घकालिक चिंताएं हैं उसको लेकर वो आशान्वित हैं। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय हित जो है, बायलैटरल रिलेशन है, उनकी रक्षा के लिए हम आने वाले वक्त में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का प्रयास करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा। एक तो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं और उल्टा बांग्लादेश कह रहा है कि इन हालातों के लिए भारत जिम्मेदार है। हुसैन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जो पिछली सरकार है, भारत की चिंताओं का वो समाधान करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो कहते हुए नजर आए कि भारत को बांग्लादेश की चिंताओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रिश्ते सुधारना हमारी नहीं बल्कि भारत की जिम्मेदारी है। तो तौहीद हुसैन जो बांग्लादेश में विदेश विभाग के सलाहकार हैं, वो उल्टा भारत पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि बांग्लादेश किस तरह से कट्टरपंथ और इस्लामीकरण की आग में जलता और झुलसता नजर आ रहा है। किस तरह से वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर की ठोकरें खा रहा है, किस तरह से मंदिरों पर, मठों पर हमले हो रहे हैं, किस तरह से हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह के हालात यहां पर नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां पर हिंदुओं के लिए नर्क बना है बांग्लादेश। हर दिन हिंदुओं को लगातार शिकार वहां पर बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में 3 बड़े मंदिरों पर ताबड़तोड़ एक के बाद हमले हुए हैं और भीड़ ने हिंदू विरोधी और इस्कॉन विरोधी नारे भी लगाए हैं। इस्कॉन से जुड़े लोगों के बैंक खातों को फ्रीज कर रही है बांग्लादेशी सरकार। हिंदुओं पर अत्याचार कर भारत पर उल्टे आरोप लगाए जा रहे हैं। तौहीद हुसैन जो इस वक्त बांग्लादेश सरकार में विदेश विभाग के सलाहकार हैं, वो उल्टा भारत को
इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि बांग्लादेश के अंदर जगह जगह हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, भारत के खिलाफ जगह जगह विरोध हो रहा है और कल भैरव में भी सत्संग भवन में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। तो बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदू कम्युनिटी के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो लगातार इस वक्त सवालों के कटघरे में है। और अब जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा विभत्सकारी हैं। तस्वीरों को हम टीवी पर नहीं दिखा सकते क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं उसके बाद ये सोशल मीडिया पर और ज्यादा तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। और किन किन मंदिरों में बांग्लादेश के अंदर जो हालात है वो खराब हुए, कहां कहां तोड़ा गया, कहां कहां उन्हें क्षति पहुंचाई गई और कौन कौन से मंदिर है जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी लोगों के निशाने पर आए। सबसे पहले शांतनेश्वरी मातृ मंदिर है जहां पर हमने देखा किस तरह से भारी भीड़ पहुंची, तोड़फोड़ की। दूसरा मंदिर ढाका में स्थित शोनी मंदिर है जो एक बार फिर से वहां पर कट्टरपंथ के निशाने पर आया। और तीसरा शांतनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर जो अक्सर दुर्गा पूजा के दौरान दुनिया भर की सुर्खियां बटोरता था, जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू समुदाय के लोग रहते थे और सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा, दिवाली और अन्य जो त्योहार हैं खुशी खुशी सेलिब्रेट किए जा रहे थे। लेकिन अब वहां पर जिस तरह के हालात हैं उससे पूरी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। तो बांग्लादेश में किस तरह के हालात बने हुए हैं, बांग्लादेश किस तरह से नर्क बना हुआ है, क्या मौजूदा स्थिति है और भविष्य में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ सकती हैं, वो हमने एक एक करके चीजें आपको बताई। अब अत्याचार नहीं थम रहे क्योंकि बांग्लादेश में इस्कॉन पर एक मुसीबत आन पड़ी है। बांग्लादेश में जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है कि इस्कॉन दरअसल कट्टरपंथ का गढ़ है, वो इलाका है जहां पर कट्टरपंथी विचारधारा को पनपाया जाता है, बांग्लादेश के खिलाफ आवाजों को बुलंद करने की वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि स्थितियां एकदम विपरीत हैं। सनातन इस तरह की किसी परंपरा का वो अभिन्न अंग नहीं बनना चाहता। इस्कॉन मंदिर की तरफ से इंटरनेशनली ये जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया कि इस तरह के आरोप जो बांग्लादेशी सरकार ने और शासन प्रशासन ने लगाए वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। दुनिया में एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर इस तरह की चीजें देखी गई हो। अब 30 दिनों तक कोई भी वहां पर किसी तरह का लेन देन नहीं कर पाएगा क्योंकि इस्कॉन टेंपल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। बड़ी बात, बांग्लादेशी मौजूदा सरकार ने 19 लोगों पर देशद्रोह का मामला भी दर्ज कर लिया है और जिसकी वजह से उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया गया। तो तमाम चीजें एक एक करके हमने आपके सामने रखी। अब आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ कि एक एक करके जो बांग्लादेश से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हर किसी के लिए हैरान और परेशान कर रही हैं। बांग्लादेश और भारत के खिलाफ विरोध और ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेशी मरीजों के लिए दरवाजे भारत में बंद कर दिए गए हैं क्योंकि भारत ने वही जवाब दिया जो बांग्लादेश जो भाषा समझता है। कोलकाता और त्रिपुरा के अस्पतालों का यह बड़ा फैसला, जहां पर तिरंगे का अपमान करने वालों के विरोध में अब भारत के दरवाजे बंद हो गए हैं। भारी तादाद में बांग्लादेश के जो बांग्लादेशी लोग हैं वो त्रिपुरा, बंगाल या भारत के अन्य राज्यों में पहुंचते थे इलाज कराने के लिए क्योंकि अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, सस्ता इलाज मिलेगा, बेहतर दवाइयां मिलेंगी। लेकिन भारत ने जब देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है तो फिलहाल ईंट का जवाब पत्थर से देना हिंदुस्तान भी जानता है। लिहाजा बांग्लादेश से आ रहे सभी मरीजों के लिए, चाहे वो त्रिपुरा उनका नेबरिंग स्टेट हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, सभी हॉस्पिटल्स के लिए डिस्पेंसरीज के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। बीएसएफ लगातार इंस्पेक्शन कर रही है और कोई भी असामाजिक गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे जहां पर बांग्लादेश का बहिष्कार आप समझने का प्रयास कीजिए। बांग्लादेश के भारत आने पर, बांग्लादेशियों के भारत आने पर पूरी तरह से पाबंदी, सख्ती लगा दी गई है। भारत में बांग्लादेशियों को किसी तरह का इलाज नहीं मिलेगा, चाहे मामला कितना भी गंभीर हो। दूसरी तरफ जो नेबरिंग स्टेट है बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़े हुए हिंदुस्तान की, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, त्रिपुरा हो या मणिपुर हो, कोलकाता, त्रिपुरा के तमाम अस्पतालों ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद तिरंगे के अपमान के विरोध में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। भारत में जगह जगह बांग्लादेश के खिलाफ, वहां की सरकार के खिलाफ और अल्पसंख्यक समाज के विरुद्ध जो वहां पर कुकृत्य किए जा रहे हैं उनके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच बांग्लादेश के खिलाफ भारत में विरोध और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम आयाम हमने आपके सामने रखे जो बता रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर मौजूदा स्थिति क्या कुछ कहती नजर आ रही है।
बांग्लादेश के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं, बात करें हिंदुस्तान की, जहां पर मंदिर मस्जिद और सियासत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले दिनों जो हमने देखा कि संभल में जो शाही मस्जिद है उसमें सर्वे के दौरान जो हिंसा भड़की, उसके बाद अब राजनेता उस पर राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। भले ही न्यायिक जो आयोग है वो अपना काम कर रहा है, शांति पूरी तरह नजर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर दिया गया है, इंटरनेट पर लगी पाबंदी हटा दी गई, स्कूल बाजार सब खोल दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सियासतदान हैं वो अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। इसी बीच आज की तस्वीर सामने आई, जहां पर जांच के लिए संभल पहुंची 3 मेंबरों की न्यायिक आयोग की टीम। हिंसाग्रस्त इलाके का उन्होंने मुआयना किया। जांच के लिए 3 सदस्यीय जो न्यायिक आयोग है, जांच समिति है, वो पहुंचा है। उसने डीएम और एसपी के साथ पूरे इलाके का दौरा किया, चाहे वहां की संभल स्थित शाही जामा मस्जिद हो, चाहे हिंसा वाला स्थान हो, चाहे उस जगह पर जहां पर आगजनी की गई हो, या वो स्थान जहां पर हिंसा के बाद लोगों की मौत हुई थी। हर एक इलाके का, हर एक पहलू का दौरा किया। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में जो सर्वे के दौरान हिंसा भड़की, उसके दौरान 4 लोगों की मौत हुई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, हालात नाजुक होते हुए नजर आए। अब हालात यह हैं कि वहां पर धारा 163 लागू है, धारा 144 लागू है, बाहरियों के आने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। हां, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि संभल के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसीलिए पूरे संभल को, आसपास के सभी इलाकों को सील कर दिए गए हैं और संभल के अंदर सड़क, बाजार, दुकानें सब खोल दी गई हैं, स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। इंटरनेट पर लगी जो पाबंदी है उसे भी जुमे की नमाज, बीती जुमे की नमाज के बाद उस पाबंदी को हटा दिया गया। अब जांच टीम में कौन कौन है, सबसे पहले आप वो देखिए। रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा हैं, पूर्व डीजीपी AK जैन हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद हैं। ये 3 चेहरों की जो टीम है न्यायिक आयोग के तौर पर संभल में जो हिंसाग्रस्त इलाका है वहां की जांच कर रही है। अब टीम किन बिंदुओं पर जांच कर रही है वो आपको दिखा देते हैं। ये जो तीनों लोग हैं जो जांच कर रहे हैं वो किन किन पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। पहला पहलू यह है कि क्यों और कैसे संभल की हिंसा हुई। दूसरा पहलू है कि क्या हिंसा किसी साजिश के तहत सुनियोजित थी। तीसरा पहलू यह है कि क्या पुलिस सुरक्षा के प्रबंध ठीक थे या नहीं। उसके अलावा अन्य पहलू, किन कारणों और कैसे हालातों में हिंसा भड़की, कौन उसके पीछे की मुख्य वजह रहा, और आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए शासन प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। उमेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, न्यायिक आयोग का जो पैनल है वो 3 लोगों का आज संभल पहुंचा, तमाम इलाकों की पैरवी की, देखा, समझा, डीएम और एसपी सब उनको समझाते नजर आए और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो असल कारण रहे हिंसा के उनको ना सिर्फ टटोला जाए बल्कि भविष्य में भी ऐसी कोई हिंसा ना हो, उसके लिए भी क्या कुछ इंतजाम है उनको भी परखा जाए, तैयारियों का जायजा लिया जाए। बिल्कुल, जिस तरह से 24 तारीख को वहां पर कोर्ट के निर्देश पर संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे जो टीम है वो पहुंची थी और उसके बाद वहां हिंसा भड़की थी। हिंसा में 5 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जिस तरह से पूरे मामले को लेकर सरकार ने भी संज्ञान लिया और शायद यही वजह है कि 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की जो टीम है वो गठित की गई और टीम को 2 महीने में पूरे मामले, हिंसा मामले में जो संभल में हिंसा हुई उसकी रिपोर्ट सौंपनी है। तो ऐसे में आज जो न्यायिक सदस्यों की ये 3 टीम है वो पहुंची थी और संभल में डीएम एसपी के साथ वहां पर स्थानीय लोगों से पूरे मामले को लेकर वो जो उनकी जांच के बिंदु हैं उस पर वो काम कर रहे हैं, जिसमें जैसा कि आपने बताया कि पुलिस प्रबंध है और क्यों और कैसे हुई घटना, इसके पीछे साजिश क्या है, तो तमाम जो बिंदु हैं उनको लेकर आज जो न्यायिक आयोग की जो टीम है वो पहुंची है और कहीं कहीं ये माना भी जा रहा है कि 2 महीने के पूरे अंदर ही पूरी रिपोर्ट सौंपनी है सरकार को, तो ताकि उत्तर प्रदेश में भविष्य में इस तरह की कोई घटना और हिंसा ना हो। ये भी कहा जा रहा है कि आयोग पूरे
मसौदा एक तैयार करेगा कि भविष्य में इस तरह की चीजें और कहीं हिंसा में ना। क्योंकि हाल फिलहाल में हम जमकर राजनीति दे रहे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि भैया हमने सब पाबंदियां जो लगी थी हटा दी हैं, आम व्यक्ति जनजीवन बिल्कुल आम नागरिकों की तरह जी रहा है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं, आप खुद इस वक्त लखनऊ में मौजूद है, आप देख रहे हैं कितनी सियासत होती नजर आ रही है। तो इस बात पर भी बेहद गौर करने वाली बात होगी कि सियासी रोटियां कम सेकी जाएं और संवेदनशीलता को समझा जाए मामलों की। ऐसे देखिए कुणाल, बिल्कुल जब भी इस तरह की हिंसा होती है तो आम जनजीवन वहां पर प्रभावित होता है, इसका खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ता है। कहीं कहीं अब हालांकि संभल में पूरे जो हालात हैं वो सामान्य कर दिए गए हैं, तमाम चीजें वहां पर बहाल कर दी गई, जिसमें इंटरनेट भी है, और तमाम बाहरी राजनीतिक पार्टियों को हालांकि पाबंदी की गई है, ताकि यहाँ पर जो आम जनजीवन है, जैसे वहां प्रशासन लगातार प्रयास से पकड़ी पे ला रहा है, तो कोई राजनीतिक पार्टी आकर यहाँ पर कोई ऐसा बयान ना दे जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो। तो इसके दृष्टिगत वहां पर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पे पाबंदी है, और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार प्रशासन वहां कवायद कर रहा है कि स्थिति में पूरी तरह से वहां पर सामान्य हो जाए, और आम जनजीवन जो पहले से प्रभावित हुआ है इस हिंसा में, अब उसको कोई दिक्कत ना। चलिए, शुक्रिया आपका उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइव। और इस वक्त इन दिनों जो संभल में हिंसा हुई, या हमने जो ज्ञानव्यापी केस देखा, या मथुरा शाही मस्जिद जैसे केस देखे, सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की रही तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रही कि किस तरह से इन तमाम जो इलाके हैं उनका सर्वे किया जाता है। इसी कड़ी में हमारे साथ बेहद खास मेहमान पूर्व डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के BN पांडे जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ कीमती समय साझा करने के लिए। सर, इन दिनों जितनी चर्चा हो रही है, चाहे मंदिर की करे, मस्जिद की करे, सबसे ज्यादा जो चर्चा में शब्द आ रहा है वो ASI का आ रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है इन तमाम इलाकों की। समझना चाहेंगे कितना पेचीदा होता है ASI के लिए जब मामले कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, हेडलाइंस में आ जाते हैं, और अगर सर्वे करना होता है तो। ऐसा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जब भी किसी भी स्मारक का अध्ययन करता है तो उसमें पूर्णतः ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन की जाती है। उसमें ये नहीं कि ये किस धर्म विशेष का है या क्या इसमें गड़बड़ हुई है। वो तो जो स्मारक है उसका, अगर वो एक बिल्डिंग है तो उसका आर्किटेक्चरल सर्वे होता है, वो कब बनी, कैसे बनी, क्या उसके विशेष फीचर्स हैं। तो इसमें तो कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जितनी ऑब्जेक्टिविटी आप सोच नहीं सकते, कितने ऑब्जेक्टिवली सब सर्वे का काम किया जाता है। ठीक है जी। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि सबसे ज्यादा ASI के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि क्या बहुत प्रेशर वर्क होता है जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके लिखे गए एक एक वर्ड की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, वो पूरा का पूरा जो मामला है उसको पलट कर भी रख सकता है। नहीं तो मैंने जैसा कहा ना, लोग जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब भी किसी भी स्मारक का या किसी अवशेष का अध्ययन करता है तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं करता है, इसमें कोई किसी प्रकार के बायास या प्रेजुडिस नहीं होता है। तो इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए अगर इस स्मारक का भी अध्ययन किया जा रहा है। तो ASI जो है उसी तटस्थ तरीके से इसका अध्ययन करेगा, सर्वे करेगा, जैसे अन्य स्मारकों का करता है। शुक्रिया सर। BN पांडे जी हमारे साथ पूर्व डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हुए, जो बता रहे थे कि कितना पेचीदा भी काम होता है, लेकिन हर एक तरह से साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर पर वो अपने काम को आधार देते हुए नजर आते हैं ताकि किसी के साथ किसी तरह का कोई अन्याय ना हो, और जो ASI के नेतृत्व में जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, वो पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट हो। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले तनाव से स्थिति नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस वक्त एक्शन मोड में है, लेकिन इसी बीच दिल्ली में बीती देर शाम जो हादसा पेश आया उसको लेकर अब बीजेपी और आप के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला करवाने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने कहा कि इस तरह के षड्यंत्र में आम आदमी पार्टी एक्सपर्ट है। चुनाव के दौरान सस्ती पब्लिसिटी के लिए खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम इस तरह के प्रकरण को अंजाम देती है और फिर उसके बाद
अपोजिशन पर ऐसे आरोप लगा देती है। तो बड़ी खबर, भरी रोड शो के दौरान, जनसंपर्क अभियान के दौरान जिस तरह से हादसा पेश आया, उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि इस षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। जब जब वो चुनाव हार रहे होते तो इस तरह के हथकंडों को अपनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी कह रहे हैं कि वो इस तरह के किसी भी कृत्य की वो और उनकी पार्टी निंदा करती है। और हां, इस तरह के कंट्रोवर्सी, सस्ती कंट्रोवर्सी के लिए आम आदमी पार्टी एक्सपर्ट है। वो खुद ही लोग लाते हैं, खुद ही इस तरह के हमले करवाते हैं और फिर उसके बाद अपोजिशन पर या सामने वाली पार्टी पर आरोप लगा देते हैं ताकि उनको सस्ती लोकप्रियता मिल जाए और इमोशनल साथ मिल जाए लोगों का। लेकिन लोग अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। तो बहरहाल आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों अपना अपना पक्ष रख रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, जबकि कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल किसी तरह का किनारा किया हुआ है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं। फिलहाल चलिए सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। साथियों के साथ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से टाइम लेकर उनको एक पत्र देने जा रहा हूं कि इस पूरे मामले की छानबीन की जाए। जिन जिन से पैसे वसूले गए हैं, कुछ नाम तो उन ऑडियो में हैं, अब कुछ पीड़ित खुद संपर्क कर रहे हैं हमसे। वो बता रहे हैं कि हमसे भी किया गया था, हमको भी बाल्यान बुलाता था, हमको भी धमकाता था बाल्यान। तो वो जब पीड़ित अपनी बात जांच एजेंसी के सामने रखेंगे तो वो कट मनी वसूली या एक्सटॉर्शन का पैसा किन किन सीढ़ियों से होकर कहां कहां तक शीशे महल तक जाता था, वो हिसाब आएगा सामने। ये दिल्ली की सरकार रंगदारी की सरकार है, ये तो वसूली सरकार है। अब तक हम भ्रष्टाचारी कहते थे, लेकिन ये वसूली और रंगदारी की सरकार है जो अरविंद केजरीवाल तुम्हारे इशारे पे चल रही है, और इसका हिसाब तो तुम्हें देना होगा। और रही बात हमले की, प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। इस बीच क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। तो जिस तरह से पानी फेंका गया जनसंपर्क अभियान के दौरान, बीजेपी का क्या कहना है, आपका क्या कहना है, वो आप देख लीजिए। आम आदमी पार्टी का वार है कि बीजेपी ने हमला करवाया। बीजेपी कह रही कि ये पुराना आम आदमी पार्टी का तरीका है। आप कह रहे कि साजिश बीजेपी ने रची। बीजेपी कह रही कि पुरानी चाल अब दोबारा से कामयाब होने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस तरह की कोशिश से आम आदमी पार्टी नहीं रुकेगी। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि इस घटना के पीछे बीजेपी का हमलावर है शख्स। बीजेपी कह रही कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। अगली चीज महत्वपूर्ण, आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस तरह की कोशिशों से आम आदमी पार्टी की रफ्तार व उनका मनोबल नहीं टूटने वाला। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल इस तरह की राजनीति करते रहते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि आप नेताओं को दबाना चाहती है बीजेपी। बीजेपी ने पलटवार किया कि फिर केजरीवाल ने पुराना दांव चला है। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से बीजेपी डरी हुई है, जबकि बीजेपी का कहना है कि झूठी सहानुभूति के लिए इस तरह के हमले खुद आम आदमी पार्टी की ही साजिश है। और इसी के साथ हमारे आज के न्यूज़@1 में बस इतना ही। वक्त छोड़े से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।